आदाब नाजरीन, मैं हूँ फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। बिल्कुल नाजरीन, अगर कहा जाए कि हमारा जो जिस्म है उसके सभी हिस्से जो हैं वो यकसा तौर पर बराबर हैं, सभी का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर एक हिस्से की बात करें, यानी कि बात करें हमारे दिमाग की, तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर माना जाता है। बहुत सारी बातें, हमारी याददाश्त, कारकर्दगियाँ या बहुत सारे तसव्वुरात हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। बोलना चालना, इन सभी बातों को हमारा दिमाग ही इंस्ट्रक्शंस देता है। अब ज़रा सोचिए, अगर हमारे दिमाग में ज़रा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो नाजरीन, आज हेलो डॉक्टर में हम दिमाग से जुड़ी एक ऐसी ही बीमारी की बात करेंगे जिसका नाम है अल्जाइमर। अल्जाइमर एक ऐसा मर्ज जिसमें एक इंसान की जो सोचने समझने की क़ुव्वत होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नाज़रीन, यूँ तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सभी कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे कि खाने में नमक डालना भूल गए, किसी को फ़ोन करना भूल गए, या फिर कहीं जाना भूल गए, या कोई चीज़ रखकर भूल गए। लेकिन ये बहुत ही आम सी बात है, ये हम सबके साथ होता है। लेकिन अल्जाइमर से मुतासर जो मरीज़ होता है उसके लिए इन सबसे बढ़कर चीज़ें होती हैं। जैसे वो अपनों के चेहरे ही भूलने लगता है, या फिर कहीं सफ़र पे जा रहा है, पहले से पता होता है कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अचानक भूल जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ तक कि शीशे में ख़ुद को देखता है तो पहचान भी नहीं पाता, और उसके तसव्वुरात जो उसका माजी है वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उसकी पहले कहीं कोई शक्ल सूरत रही होगी। और ऐसे मामले ज़्यादातर हमने बुज़ुर्गों में देखे हैं। नाज़रीन, वैसे तो ये कहा जाता है कि अल्जाइमर बुज़ुर्गों की ही बीमारी है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवानों में भी ये खूब नुमायाँ हो रही है। हम आपको बताते चलें, वाज़ेह हो कि 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है ताकि लोगों को इस मर्ज़ के तई ज़्यादा से ज़्यादा बेदार कर सकें। तो आज हमारे स्टूडियो में भी बेहद ख़ास 3 मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ हम आपसे कराएंगे। लेकिन इससे पहले हमको आपको बताते चलें, हमेशा की तरह, कि अगर आपके भी जहन में अल्जाइमर से जुड़े कोई भी शक व शुबा है, सवालात हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि जो ये 3 ख़ास मेहमान हैं, अब इनका तारुफ आपसे कराएं, आइए नज़र डाल लेते हैं अल्जाइमर पर मबनी इस ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, इंसान ने अपने ज़हन दिमाग की सोचने समझने और काम करने की सलाहियत की बदौलत हर शोबा हयात में खातिर-खा तरक्की की है और ये सिलसिला जारी है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ जिस तरह जिस्म के तकरीबन हर एक उज़्व पर असर पड़ता है, उसी तरह दिमाग को भी कई बीमारियों का खतरा लाहिक होता है। ऐसी ही एक बीमारी है अल्जाइमर। अल्जाइमर दिमाग की एक बीमारी है जो ब्रेन सेल्स के खत्म होने के सबब होती है। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, जिसका मतलब है कि इसमें दिमाग के सेल्स मर जाते हैं। अल्जाइमर में ब्रेन सेल्स में और उनके आसपास गैर मामूली तौर पर एक प्रोटीन जमा हो जाता है, जिससे न्यूरॉन्स के काम में खलल पड़ता है। अल्जाइमर की बीमारी में दिमाग के वो हिस्से शामिल होते हैं जो सोच, याददाश्त और जबान को कंट्रोल करते हैं। ये बीमारी किसी शख्स की रोजमर्रा के कामों को अंजाम देने की सलाहियत को शदीद तौर पर मुतासिर कर सकती है। डिमेंशिया याददाश्त, बात करने के मसाइल और दीगर सोचने की सलाहियतों की कमी की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एक आम इस्तिलाह है। अल्जाइमर डिमेंशिया की सबसे आम वजह होती है। अल्जाइमर एक मुसलसल बढ़ने वाली बीमारी है जिसकी शुरुआत याददाश्त की हल्की कमी से होती है। साइंसदानों का ख्याल है कि ज्यादातर लोगों में अल्जाइमर की बीमारी जीनियाती, तर्ज जिंदगी और माहौलियाती अवामिल के सबब होती है जो वक्त के साथ दिमाग को मुतासिर करते हैं। वैसे तो अल्जाइमर ज्यादातर 65 बरस से जायद उम्र के लोगों को होता है, ताहम ये बीमारी इस उम्र से पहले भी हो सकती है। 2006 में इस मर्ज में 26.6 मिलियन अफराद मुब्तला थे और एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 2050 तक हर 8 अफराद में से एक शख्स इस बीमारी का शिकार हो सकता है। याददाश्त का नुकसान अल्जाइमर की बीमारी की अहम अलामत होती है। शुरुआती अलामात में हालिया वाकयात या बातचीत को याद रखने में दुश्वारी शामिल होती है।
जैसे जैसे मर्ज बढ़ता है, याददाश्त खराब होती जाती है और दीगर अलामात पैदा होती हैं। अल्जाइमर के मरीज को चीजों को याद रखने और ख्यालात को मुनज़्ज़म करने में दुश्वारी होती है। इसमें याददाश्त की कमी बरकरार रहती है और फिर रोजाना के काम करना मुश्किल हो जाते हैं। अल्जाइमर के मरीज बातचीत, मुलाकात या वाकयात को भूल जाते हैं। चीजों को गलत जगहों पर रखना, जानी पहचानी जगह में खो जाना, अपने घर के लोगों के नाम भूल जाना, चीजों को न पहचान पाना, बातचीत में शामिल न हो पाना, मामूली सा हिसाब किताब न कर सकना, अपने लिए खाने, कपड़े या किसी और चीज का इंतखाब न कर पाना, ये सब अल्जाइमर की अलामात हैं। इसके अलावा सोने में मुश्किल और ज़हनी बेचैनी भी इसकी अलामात हो सकती हैं। अल्जाइमर का मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दवाओं और माहिर नफ्सियात की हिदायत की मदद से सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। कुछ अलामात के जाहिर होने पर भी माहिर डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए और हर बीमारी की तरह शुरुआत में ही मर्ज का पता चलने पर इलाज का तरीक़ाकार तय करने में आसानी होती है। अल्जाइमर के मरीज की जरूरियात के मुताबिक सहूलत पैदा करना इलाज के मंसूबे का एक लाजमी हिस्सा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि मरीज को तन्हा न छोड़ा जाए। फिर भी मरीज की जेब में घर का पता और अहम फोन नंबर होने चाहिए। सेहतमंद खुराक के साथ साथ हल्की वर्जिश भी बहुत जरूरी है। अल्जाइमर के मरीज की साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। भरपूर नींद भी ऐसे मरीज के लिए जरूरी है। याद रखें, किसी भी मर्ज के बारे में सही मालूमात और आपकी एहतियात ही आपको उससे महफूज रख सकते हैं। तो हमने देखा इस रिपोर्ट में भी नाजरीन की कितनी हद तक, कितनी शदीद हद तक अल्जाइमर का जो मर्ज है कि इंसान पर तारी हो सकता है, उसकी याददाश्त को कितना ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। यहाँ तक कि जो रोज़मर्रा के काम हैं उनमें भी एक इंसान नाकाम हो सकता है। तो चलिए इसी मौजू पर मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए हम रुख करते हैं आज के हमारे ख़ास डॉक्टर के पैनल का। आपका करवाते हैं उनसे तारुफ और उनसे जानेंगे कि किस तरह से अल्जाइमर के मर्ज को रोका जा सकता है, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो आइए करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। आइए आपका तारुफ करा देते हैं अपने आज के मेहमानों से। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर एम.वी. पद्मा श्रीवास्तव। डॉक्टर एम.वी. पद्मा श्रीवास्तव हेड हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स की। इसके अलावा वो न्यूरो साइंसेस की हेड भी हैं एम्स में। हमारे साथ दूसरे मेहमान जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर ओटोरी चैटर्जी। डॉक्टर ओटोरी चैटर्जी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार मीना। डॉक्टर राकेश कुमार मीना सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं CGS वेलनेस हॉस्पिटल RK पुरम में। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं डॉक्टर पद्मा, आप वक्त निकाल कर आई हमारे प्रोग्राम में, इसके लिए पहले ख़ास तौर से आपका शुक्रिया। आप बहुत बिजी हैं, सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर पद्मा, आप यहाँ पर बैठी हैं। रिपोर्ट में हमने अल्जाइमर की बात देखी है, बहुत सारी समझ में भी आती है, पहले से भी कुछ जानते हैं और उस रिपोर्ट से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एक आम आदमी इसको समझता है कि ये भूलने की बीमारी है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कुछ डिमेंशिया है, कोई कहते हैं कि इसमें डिमेंशिया में और अल्जाइमर में फ़र्क है। एक बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट के नज़रिए से ये आप कैसे इसके बारे में बताना चाहेंगे डॉक्टर पद्मा? तो डिमेंशिया जैसे आप शुरुआत में जो समीना जी ने बताया, बहुत अच्छी तरह बताया जी। तो आई थिंक ये अच्छी सिनॉप्सिस है, आपने जो झलक दिखाया वो भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू मैम। तो जो डिमेंशिया है जी, डिमेंशिया एक कलेक्टिव टर्म है जो हमारे 6 एक डोमेन बोलते हैं उसको। ओके। तो हायर कॉग्निटिव या जो दिमागी जो फंक्शंस है वो 6 होते हैं। वो बहुत बड़ा जी। उसमें एक है जो हमारे मेमोरी, ओके, याददाश्त। दूसरा है हमारा बोलने की शक्ति जी। तीसरा बोलते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मतलब जो जानकारी में हम अगर मैच बॉक्स लिया, हमको किसी को कैंडल हमको जलाना है, मैच बॉक्स लिया, उसे ऊपर किया, उसको ऐसे जलाया, उसको लगाया, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है। एक सीक्वेंस जो हमने सीखा है जी। तो चौथा एक है जो सोशल कॉग्निशन। इस तरह जो 6 हमारे डोमेन्स में जी, अगर कोई ऐसे डोमेन में प्रॉब्लम आ गया और हमारे दिनचर्या में उसकी असर पड़ रहा है, उसको डिमेंशिया कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हर डिमेंशिया में ये नहीं कि हमारे याददाश्त ही खोना है।
हालांकि डिमेंशिया की बहुत वजह है, जैसे समीना जी ने कहा कि बुजुर्ग में नहीं, यंग एज में भी हो सकता है, छोटे एज में भी हो सकता है। पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है अल्जाइमर्स डिसीज। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आम जो कारण होता है जिससे ये डिमेंशिया होता है वो अल्जाइमर्स डिसीज कहते हैं। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि शुरुआत में ये हमारी याददाश्त ठीक हो जाता है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया बाकी डोमेन्स जो है एक के बाद दूसरा उसमें जुड़ जाता है। तो इसीलिए ये जानकारी जरूरी है और इसीलिए आज एक डे बोल के दुनिया में कहते हैं ताकि लोगों को जानकारी ये तो मिल जाए कि किसी को याददाश्त में कोई प्रॉब्लम आम से ज्यादा हो रहा है। भूलना तो हम सब भूलते हैं ना। आई एम श्योर फरहान जी आप भी भूलते होंगे। मैं तो बहुत भूलता हूँ। तो जो हमने तो सुबह उठ के तो टू डू लिस्ट तो बनाते ही है, क्योंकि हमारे दिनचर्या में इतनी रफ्तार में हम गुजरे हैं। इट्स अ रैट रेस। सुबह हमको ये बिल पे करना है, हमको ये करना है, उनसे बात करना है, वो अपॉइंटमेंट लेनी है, शाम तक तो आधा तो भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए टू डू लिस्ट बनाते। वो बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, वो हमारे रफ्तार है। और आजकल के रफ्तार के बारे में बाद में बात करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ब्रेन हेल्थ कैसे रखना है इज इम्पोर्टेंट। पर इससे ज्यादा हो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मरीज कभी नहीं कहते कि मैंने कुछ भूला। तो द इंसाइट इनटू द इलनेस, डिमेंशिया में खास तौर पे यही है। एक है मिनिमम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, वो अलग चीज है जिसमें थोड़ा इंसाइट रह जाती है। पर आम तौर पे ये मरीज जो है ये कभी नहीं कहते मैंने भूला। लोग कहते, उनके फ्रेंड्स, उनके केयर टेकर, उनकी फैमिली कहते ये तो सब भूल जा रहे। वो कहते नहीं मैंने तो कब भूला। वो भूल जाते कि उन्होंने भूल गए। दैट इज द बॉटम लाइन फॉर दिस अल्जाइमर्स डिसीज। ओके। आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, बहुत अच्छे से बता दी हैं, काफ़ी समझ में आ गई सारी बातें लगभग आपकी। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैडम, मैं अगर हम 10-20 साल पहले जाएं और हम देखें कि अल्जाइमर या डिमेंशिया के पेशेंट बहुत कम देखने को मिलते थे, आज इस जदीद दौर में जब बहुत चीज़ें हाईटेक हो रही हैं, सब कुछ नई नई फैसिलिटीज़ आ रही हैं, रोज़ देख रहे हैं हम, फिर इतने ज़्यादा डिमेंशिया या अल्जाइमर के पेशेंट क्यों देखने में आ रहे हैं? तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया का आंकड़े देखें, वो सेपरेटली देखें तो आगे काफ़ी बढ़ रहा है। और ये कहते हैं कि 2050 तक 50 मिलियन हो जाएंगे अपने। ये तो बहुत फिक्र की बात है, बहुत ज़्यादा है वो। तो आंकड़े 2030 सम 20-30 मिलियन, सो इट्स बिग। और ये भी देखा गया कि कंट्रीज में देखें तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसा चीन है, जैसे हमारे देश है, उसमें ऑब्वियसली आंकड़े तो बढ़ता ही है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो इसके कई कारण लोग कहते हैं। एक है कि उम्र, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, और दूसरा जो रिस्क फैक्टर्स जो है, जो रिस्क फैक्टर्स जैसे जैसे हमारा डायबिटीज है, हमारा ब्लड प्रेशर है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम, वैस्कुलर फैक्टर्स, वो भी बढ़ रहा है। पर हम बाकी भी देखें तो आई थिंक कई सारे बाकी चीजें भी हैं जिसके बारे में रिसर्च हो रहा है। तो रिसर्च दो चीजें में, एक तो इसको कैसे ट्रीटमेंट करें। तो ट्रीटमेंट के जरिए में हम जब बात करें, बताते हैं कि इसके बहुत जोर से रिसर्च चल रहा है दुनिया में, और कुछ नई चीजें आ गया, और आजकल तो कुछ चीजें को अप्रूवल भी मिल गया, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आ गया। परंतु उससे अलावा हमको ये भी समझ में आया, 2017 में एक घोषणा दिए हैं वर्ल्ड में कि ये डिमेंशिया प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या बात है। तो उसके लिए जो चीजें होनी है, उसके जानकारी अगर हमारे हाथ में है, हम एटलीस्ट 1/3, एंड दैट्स अ बिग नंबर, 30%, 33% डिमेंशिया होने से बचाव कर सकते हैं। और अगर डिमेंशिया हो ही गया, उसका केयर गिविंग कैसा करना है, उसकी रफ्तार को कैसे कम करना है, ताकि उनकी जिंदगी अच्छी तरह गुजर जाए। तो उसके बारे में भी बहुत कुछ। तो अगर इसके बारे में हमें बात करें फरहान जी, 1 घंटा ने पूरा दिन भी नहीं, पूरा दिन भी कम नहीं हो जाएगा। तो बस यस, बिग नंबर्स और कई कारण है जो हम कुछ तो जानकारी है
कुछ में रिसर्च अभी चल रहा है। जरूर जी। जैसे कि अभी आपने डॉक्टर बताया कि वाकई में भूलते तो हम सभी हैं और कभी कभी हम भुलक्कड़ भी कहलाते हैं कि भाई तुम तो बहुत ही भुलक्कड़ हो, लेकिन वो चीज़ जो है वो बीमारी के अंदर नहीं आती है, लेकिन इससे बढ़कर चीज़ें अगर हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक कहते हैं ना कि अलामत है कि आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। तो इसी से मैं आगे बढ़ती हूँ और डॉक्टर चटर्जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि इन्होंने अल्जाइमर को डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से बताया, डॉक्टर पद्मा ने, तो अगर हम देखें कि आज के दौर में फीमेल और मेल इन दोनों में ही अल्जाइमर देखा जाता है, लेकिन किस में ज़्यादा रेशो है, किसको ये मर्ज ज़्यादा मुतासिर करता है, ये बताएं। देखिए वर्ल्ड ओवर अल्जाइमर्स डिजीज़ महिलाओं को ज़्यादा होता है। अच्छा। और हमारे पास इंडियन डेटा जितना है, इंडिया में भी सेम पैटर्न है। तो महिलाओं को ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। क्यों ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ये तो अभी तक हमें पता नहीं है, इसके बारे में रिसर्च चल रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि अगर फीमेल और मेल की बात करें तो किस में ये ज़्यादा नुमायाँ होता है? जी बिल्कुल मैडम, ये वर्ल्ड वाइड डाटा और अगर हमारे इंडिया के डाटा को हम देखे जाएं तो ये मेल के कंपेयर में फीमेल या यूँ कहें कि औरतों को अल्जाइमर डिजीज़ के आंकड़े ज़्यादा पाए गए। डॉक्टर राकेश, मैं यहीं पर आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। आप आयुर्वेद से आपका ताल्लुक़ है, आप क्या कहते हैं? मैडम ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की, डॉक्टर साहब ने भी बताया। आयुर्वेद में किस तरह के कॉजेज़ मानते हैं, क्या वजूहात है इसकी, अल्जाइमर हो या डिमेंशिया हो, या क्या उसकी अलामात आप या सिम्टम जिसे बोलेंगे, कैसे महसूस करेंगे आप उनको? हाँ देखिए फरहान जी, आयुर्वेदा में भी बहुत डिटेल में इस तरह की व्याधियों का वर्णन किया गया है। नॉर्मली अल्जाइमर की अगर हम बात करें तो इसको आयुर्वेद में मानस व्याधि के अंतर्गत इसको चिन्हित किया गया है जी, जिसमें कहा गया है कि अपगता स्मृति यस्मिन रोगे से अपस्मार है, यानी इस व्याधि में स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाना, तो उसको अपस्मार बोलते हैं। और अपस्मार को ही अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो आगे जाके अल्जाइमर। तो आयुर्वेद में अल्जाइमर डिजीज को एक तो अपस्मार के नाम से, दूसरा स्मृति नाश यानी दो टर्म आयुर्वेदा में दी गई है जिससे हम इस डिजीज को मॉडर्न से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके अगर हम कॉजेज की बात करें कि क्यों ये होता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से इसमें इस बीमारी का एक सबसे प्रमुख कारण है विरुद्ध आहार का सेवन करना और अनियमित दिनचर्या। जी जी जी, बहुत सही बात बोली। विरुद्ध आहार यानी इनकम्पेटेबल डाइट को अगर हम लंबे समय तक सेवन करते हैं, उसमें जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे काल विरुद्ध अगर हम आहार ले रहे हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी और तीक्ष्ण आहार का सेवन कर रहे हैं, या यूँ कहें कि शरद ऋतु है, उसमें हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो इस तरह से काल विरुद्ध हो गया, मात्रा विरुद्ध हो गया, या अगर हम इक्वल क्वांटिटी में काऊ धृत और शहद का सेवन करते हैं तो वो भी एक पॉइजनस हो जाता है। या जैसे परिहार, जैसे अगर हम हनी को गर्म करके सेवन करते हैं, तो ये सारे की सारी कैटेगरी विरुद्ध आहार के अंतर्गत आती है। जी। दूसरा हमारा लाइफ स्टाइल, जो आज का भागम भाग लाइफ की वजह से बहुत स्ट्रेस है, प्रॉपर वे में हमारा नींद नहीं आ रहा, तो आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इस तरह से त्रिउपस्तंभ लाइफ के बताए गए हैं। तो हमारा एक पौष्टिक आहार होना चाहिए, प्रॉपर वे में निंद्रा होनी चाहिए। जी जी जी, इन पर आपसे चर्चा आगे हम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ सर, यानी विरुद्ध आहार और नियमित दिनचर्या से हमारे शारीरिक दोष जो कि वात पित्त कफ बताए गए हैं, और मानसिक दोषों में रज और तम, यानी शारीरिक दोष और मानसिक दोष प्रकोपित होके इस तरह की मानस व्याधि, उसमें अल्जाइमर बीमारी भी एक है जिसकी उत्पत्ति होती है। जी, जैसे कि आपने अभी बताया डॉक्टर राकेश, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि ग़िज़ा और वर्जिश, इन दोनों ही चीज़ों का जो है हर मर्ज में बहुत अहम किरदार होता है। मैं आपकी तरफ आऊँगी डॉक्टर पद्मा। जैसे कि अभी आपने बात कही कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूलते हैं, कई बार भुलक्कड़ भी कहलाते हैं, और ये भी होता है कई बार कि जब भूलने लगते हैं तो लोग कहते हैं भाई अब तुम्हारी उम्र हो रही है इसलिए तुम भूल रहे हो। तो ये बात होती भी है कि धीरे 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 जब उम्र बढ़ती है तो चीज़ें दिमाग से निकलने लगती हैं, याददाश्त कमज़ोर होने भी लगती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारी ब्रेन हेल्थ है वो मुतासर ना हो और उम्र के पड़ाव पर जाकर भी हम अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकें? सही बात है समीना जी, बिकॉज आई थिंक यही सबको जानकारी मिलना चाहिए कि इसे हम कैसे बच सकते हैं।
द थिंग इज कि जैसे उम्र बढ़ता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उम्र बढ़ने से भूलना है ही है, भूलने का ताल्लुक है। हमारे पास ऐसे हैं जो 90 इयर्स, 92 इयर्स, 95 इयर्स, और मैं अचेत हो जाती हूँ कि उनको सब कुछ याद है, मुझे नहीं है। तो जो स्मार्टनेस है तो ये है कि जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, ब्रेन यूज इट और लूज इट। अगर आप अपनी दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे वो चला जाएगा। तो एक तो ये है कि जो मैंने कहा आपसे, लैंडसेट कमीशन था 2017 में, ये पब्लिश हुआ इंटरनेशनली कि हम इसको कैसे, डिमेंशिया को कैसे प्रिवेंट करने। उसमें यही साबित हुआ कि बचपन में आपको एजुकेशन चाहिए। आप मतलब एजुकेशन की मतलब नहीं कि खाली ABCD 1 2 3, एजुकेशन की मतलब है स्किल्स, कि आप ये जो भी है नॉलेज अपनाए, सीखे। दूसरा, उन्होंने मिडिल एज में ये देखा गया है कि आपका ये रिस्क फैक्टर्स जो है, BP है, डायबिटीज है, वो सब आप कंट्रोल रखो। अपने जो लाइफस्टाइल, आप डॉक्टर राकेश बहुत अच्छा बताए, आप ये जो है ना दिनचर्या, लाइफस्टाइल एंड फूड, ये सबसे जुड़े हुई है। बिल्कुल। तो आपकी अगर शुगर है वो कंट्रोल करिए, आप BP है कंट्रोल रखिए, और आपकी सही तरीके से आप सोइए, सही तरीके से अपनी खाना वगैरह खा लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए। टू बी मेंटली एक्टिव यू शुड बी फिजिकली एक्टिव। इसलिए कहते हैं डॉक्टर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओल्डर एज में देखा गया है कि हमारे सुनने की शक्ति, कई बार देखा है कि लोगों की जो सुनने की शक्ति तो खत्म हो जाती है, एड नहीं पहनते उसको, या उसका कोई उपचार नहीं होता, फैमिली ऑल्सो इग्नोर्स देम। हियरिंग, दूसरा है जो देखने की शक्ति, कैटरैक्ट हुआ, उसकी आपने ऑपरेशन ही नहीं कराया, जैसे एल्डरली होते हैं। इसके अलावा आपके सोशल कनेक्ट, आपको ये आपने बताया था ना, उस झलक में आपने देखा है कि उसको आइसोलेट कर दिया, कोई बात ही नहीं करते, उसको अकेले छोड़ दिया। सो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन वगैरह नहीं हो, आपकी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी बने रहे, ये जो ओल्डर एज में, बिसाइड्स BP एंड ये सब। तो बहुत सिनॉप्सिस में देखें तो अगर ये सब करते रहे, देन एटलीस्ट 1/3 चांस होगा कि आप अपनी डिमेंशिया की तरफ आप नहीं जाएंगे। अगर जाना भी है तो माइल्ड रहेंगे, उसकी रफ्तार को कम कर देंगे ना। अल्जाइमर्स डिमेंशिया का कुछ जेनेटिक कॉजेस है, कुछ बहुत सारे चीजें हैं उसके, पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी को अल्जाइमर्स घर पे हो गया तो हमको भी होगा, तो उससे भी हम बचाव पा सकते हैं। तो ये जेनेटिक है कि अल्जाइमर? यस, देयर इज जेनेटिक्स आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट अल्जाइमर्स में। जैसे वो आपके अगेन आपके पहले वाले उसमें आपने दिखाया कि देयर आर समथिंग कॉल्ड प्लाक्स एंड टैंगल्स। तो ये जो पैथोलॉजिकली कुछ डिपॉजिट हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, जुड़ जाते हैं, उससे हमारे जो भी इम्पल्सेस वगैरह जाते नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जी जी जी। उसको निकालने के लिए तरीके हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह आ गया, पर हम जो बात कर रहे हैं ताकि वो बनी नहीं। जी, आप ही से हम अभी बात करेंगे। डॉक्टर पद्मा, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, आइए सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो 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 जी, आपको आवाज आ रही है? जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम अच्छा अच्छा, आपका सवाल क्या है? ब्रेन स्ट्रोक हुआ है? अच्छा, 2019 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ जी? हाँ जी। अच्छा, पैरालाइसिस भी हो गया जी? अच्छा अच्छा, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, पैरालाइसिस, तो भूल जाते हैं चीजें। तो बहुत बढ़िया सवाल है, हालांकि हमने पूरी तरह से सुना नहीं। तो जब हम डिमेंशिया की बात कर रहे हैं तो ये आप समझ लीजिएगा कि जो भी डैमेज होता है ब्रेन के अंदर, जो भी कारण से, आप सिर को चोट लग गई, हेड इंजरी हुआ, या ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लकवा हो गया, मतलब खून की सप्लाई पहुंचा नहीं, या खून की सप्लाई, खून की नली फट गई, ब्लीडिंग हो गया, या कुछ तरह की इन्फेक्शन हो गया, आप दिमाग तोड़ बुखार हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, या हो सकता है कि ये बचपन में ही ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। आपको पता है मंदबुद्धि से लोग जी 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 पैदा हो जाते हैं,
देन यू हैव अदर थिंग्स लाइक आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज, टॉक्सिन्स, अल्कोहल की जो एक्सेसिव अल्कोहल, बहुत सारे ट्यूमर्स है, ये जो भी वजह है जो दिमाग के अंदर कोई डैमेज किया, तो समीना जी ने कहा कि ये सुपर कंप्यूटर है। सो हर जगह जो दिमाग में है वो एक चीज को कंट्रोल कर रही है। मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ है कंप्यूटर में, वो सिग्नल दे रही कि ये बात करनी है, ये शब्द आपको यूज करना है, ये हाथ आपको ऐसे करनी है, समथिंग इज हैपनिंग। अगर वो जगह डैमेज हो गया, मैं बोल नहीं पाऊंगी, सुन नहीं पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू सिट लाइक दिस। तो वो डैमेज जो है, अगर वो जगह जिसमें हमारा याददाश्त होती है, मेमोरीज जुड़ जाते, अगर वो डैमेज हुआ, वो खराब हो जाएगा। बोली की जगह तो वो खराब हो जाएगा। तो रिमेंबर कि डिमेंशिया कई कारण है, कुछ कारण है जिसको हम उपचार करके उसको वापस ले आ सकते, उसको ट्रीटेबल डिमेंशिया कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं उसको। कुछ है जो डिजेनरेटिव जैसे अल्जाइमर है, वो बढ़ती गई। तो ब्रेन स्ट्रोक ऐसी चीज है जिसको अगर बार बार नहीं हो और छोटा ही अटैक हुआ, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा जी। तो अगर ब्रेन अटैक हो ही गया अनफॉर्चुनेटली, तो हमारे हाथ में ये होता है कि दोबारा ना हो, उसके लिए जो हमको सावधान रहना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर जो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कई लोग ये कहते हैं हमने तो बीपी के मरीज है, बीपी की दवाई दे रहे, बीपी कंट्रोल हो गया तो दवाई छोड़ दे। तो ऐसे चीज ना करें जी। ये एक हमारे होता है कि धूम्रपान करते करते प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ठीक हो गया, धूम्रपान शुरू हो गई जी। तो ये कहने का मतलब ये जो बहुत सारी गलतियां जो हम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उन पर गलत नहीं कह रही हूँ, थोड़ा बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है। और हमें यकीन है कि आपको भी आपके सवाल का डॉक्टर पद्मा ने बहुत ही सटीक जवाब दिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर चटर्जी आपके पास आना चाहेंगे। मैडम इतना अच्छा बताती हैं कि दिल करता है सुनते रहो मैम को, और जो हमारे सवाल हैं वो हम पूछ भी नहीं पाते, मैम उसके पास पहुंच जाती हैं खुद ही। अब मैं डॉक्टर चटर्जी आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर चटर्जी, ये बात हो रही है यहाँ पर अल्जाइमर की, डिमेंशिया की, इनके आप डायग्नोस कैसे करते हैं? इसका कौन सा टेस्ट है, कैसे आपको पता लगता है, आप एक्सपर्ट हैं कि इस पेशेंट को अल्जाइमर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो वो क्या है, एक तो ये बताइएगा प्लीज़। और उसका आपका ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, कैसे शुरू करते हैं उसको ट्रीटमेंट को आप? देखिए, अल्जाइमर्स का जो पहला स्टेज है तब सिम्टम्स बहुत कम रहता है जी। तो पेशेंट्स जब आते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो 6 अंश हैं हमारे डेली लाइफ का जी, मैडम ने जो बताया कि आप याददाश्त, बोलने का क्षमता, काम करने की क्षमता, ऑर्गेनाइज करने की क्षमता, ये सारा चीज़ों में अलग अलग क्या क्या सिम्टम्स हो रहा है, इसका एक ओवरऑल स्क्रीनिंग करते हैं, इसका पूरा एक लिस्ट बनाते हैं। राइट। उसके बाद ऐसे टेस्ट्स होता है, मेमोरी टेस्ट्स होता है, जो हम ओपीडी में ही कर सकते हैं। उसके लिए कहीं पे आपको मशीन के लिए ज़रूरत नहीं होता है, जो हम ही करते हैं। तो टेस्ट से हमें ये ऑब्जेक्टिवली हम प्रूव कर सकते हैं कि इनका जो सिम्टम हो रहा है वो सच में कितना सीवियरली हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ हमारे हाथ में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है कि आपका ब्लड टेस्ट एंड स्कैन्स। तो स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता है कि फर्स्ट 2 स्टेप्स आपका हो गया, तो उसके बाद हम देखेंगे मैडम ने जो बताया कि रिवर्सिबल है कि नहीं। अगर ऐसे कुछ कॉजेस हैं जो विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है तो वो रिवर्सिबल हो सकता है, तो वो हम पहले देख लेते हैं। अगर रिवर्सिबल कॉजेस नहीं मिलता है, ठीक है, तो जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज है जो रिवर्सिबल नहीं है, तो फिर उसके लिए हम स्कैन कराते हैं जी। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ ब्लड टेस्ट और स्कैन्स के जरिए जो है हम इस मर्ज का पता लगा सकते हैं। इस मौजू पर बातचीत जारी रहेगी। ले लेते हैं एक कॉल। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है जी? जी अपना नाम बताएं। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बता। जी, मेरा नाम रमा लोड़ा है। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं हरियाणा कर्नाटक से। अच्छा, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर, मैं 65 प्लस हाउस होल्ड लेडी हूँ। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। जी, मैं 65 प्लस की हाउस होल्ड लेडी हूँ। 55 एज है। तो मेरे को थोड़ा इन द मॉर्निंग में फिजिकल वर्क करना पड़ता है। अच्छा, फिजिकल वर्क करना पड़ता है जी। हाँ, कुछ सामान लेने के लिए मुझे रूम में जाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मेरे को क्या लेना था।
अच्छा अच्छा अच्छा। आप जी, याददाश्त पे आपके काफ़ी असर पड़ा है, आपका जो फिजिकल वर्क है वो भी ज़्यादा है, और 55 साल की आपकी उम्र है। 55 65 या अच्छा, और बीपी भी है मेरे को। जी जी जी। तो डॉक्टर आत्रे आपसे ही पूछना चाहेंगे कि इनके सवाल का आप क्या जवाब दें। देखिए, जो मेमोरी प्रॉब्लम्स है इस एज में, इसका 2 कॉमन पैटर्न्स होता है। एक पैटर्न होता है कि आप कहीं पे एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर गए, आपको कुछ काम था वहाँ पे, वो आपको उस टाइम में याद नहीं आ रहा है, या आपने फ्रिज खोल रहे हैं कि कुछ निकालना है, फिर आपको याद नहीं आ रहा। और दूसरा एक पैटर्न है कि एक इंसिडेंट हुआ है, आपका कुछ फैमिली फंक्शन था, डॉक्टर के पास गए थे, और उसके 2-3 दिन के बाद आपको बिल्कुल याद नहीं है कि ये इंसिडेंट हुआ है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि फर्स्ट टाइप का जो मेमोरी प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन डेफिसिट है, या आप वो जब काम कर रहे हैं आपके मन में दूसरा भी कुछ चीज़ चल रहा है, तो इसके लिए आपका अटेंशन कम है, इसलिए आपका मिस हो गया जी। सेकेंड टाइप का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सीरियस है, तो इसको रिसेंट मेमोरी इम्पेयरमेंट या एपिसोडिक मेमोरी इम्पेयरमेंट हम बोलते हैं। जनरल लैंग्वेज में आप ऐसे सोचिए कि एक एपिसोड या इंसिडेंट हुआ था और वो बाद में बिल्कुल वॉश आउट हो गया। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है अल्जाइमर्स डिसीज़ का जी। तो अगर ऐसा एक भी सिम्टम होता है, पर्टिकुलरली एट द एज ऑफ 65, मैं बताऊंगा कि 60 के बाद ही अगर ऐसा एक भी एपिसोड होता है तो फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि इसको इग्नोर ना करें, और तभी कुछ आप डॉक्टर का हेल्प ले सकते हैं। तो ये डॉक्टर चैटर्जी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, देखिए छोटी छोटी चीज़ें, फ्रिज खोलना या फिर कोई भी ऐसे छोटे छोटे काम, अगर आप वो भूल रहे हैं तो आप इसमें परेशान ना हो, क्योंकि हमारा दिन इतनी ज़्यादा मसरूफियात से भरा होता है कि हम अक्सर चीज़ें भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर इससे बढ़ के चीज़ें हो रही हैं और आपका दिमाग एकदम वॉश आउट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसिडेंट को लेकर, तो ये एक इशारा है, तब आप फ़ौरन डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। तो यकीनी तौर पे आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो अब मैं रुख करूंगी डॉक्टर राकेश आपकी तरफ। अल्जाइमर की बात हो रही है और डॉक्टर पद्मा ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया कि क्या है, कैसे होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें तो कई बार ऐसा होता है ना, जो इससे मुतासिर इंसान है उसे खुद समझ भी नहीं आता कि उसके साथ हो आखिर क्या रहा है, वो इतना ज़्यादा भूल रहा है। जैसे कि डॉक्टर पद्मा ने भी बताया कि वो ये कहता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं भूला, लेकिन चीज़ें नुमायाँ होती हैं। तो घर वालों को कब, कौन सी स्टेज पर ये मतलब नोटिस कर लेना चाहिए कि हमारे घर का जो ये आदमी है या हमारा जो भी ये रिश्तेदार है जो भी ये अल्जाइमर के मर्ज से मुतासर है, वो कौन सी ऐसी स्टेज होती है? जी मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि कोई भी बीमारी का हम जितनी जल्दी से अगर हमें फैमिली को या खुद मरीज को पता चल जाता है तो उतना अच्छे से टाइमली अगर उसका ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं तो उस व्याधि में काफ़ी अच्छा आराम मिल जाता है। पर्टिकुलर इस अल्जाइमर डिजीज़ की हम जैसे बात करें तो प्रोग्राम के शुरू में ही मैडम ने बताया था कि हमारे ब्रेन के इस तरह से 6 डोमेन है। उसमें जैसे सबसे पहला अगर इसका बात करें तो जैसे भूल जाना, मेमोरी लॉस हो जाना, फिर जैसे हमारे कार्य करने की क्षमता वाली बात होती है, फिर जैसे डिसीजन मेकिंग, जो कि कॉग्निटिव फंक्शन हमारे ब्रेन के बताए गए हैं, वो अलग अलग डोमेन में होता है। तो शुरुआती इस बीमारी के शुरुआती में सिंपली जैसे ऐसे बोला जाता है कि भूलने की बीमारी अल्जाइमर को कहा जाता है। उसमें जैसे सर ने अभी एक बताया कि जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, फ्रिज खोला और हमें ये पता नहीं रहता कि इसमें हम क्या ढूंढ रहे थे, यानी वो अटेंशन डेफिसिट का हो गया। दूसरा अल्जाइमर की बात करें, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले ही कुछ बातचीत किया और थोड़ी देर बाद हम भूल गए, मरीज भूल गया कि हमने क्या बातचीत किया था, या फिर हमने कहीं जाने के लिए अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, हम भूल गए कि हमें वहाँ जाना था। तो इस तरह की चीज़ें अगर खुद मरीज को या उसके फैमिली मेम्बर को पता चल रही है तो समझो कि ये सीरियस इश्यू है, यानी ये अल्जाइमर डिजीज की तरफ ये सिम्टम जा रहा है, ये सिम्टम अल्जाइमर डिजीज में जा रहे हैं। तो उसी कंडीशन बिना देरी किए अच्छे डॉक्टर को, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को, जिस भी पैथी में जाए, आयुर्वेद हो या
एलोपैथी हो, तो अच्छे डॉक्टर को मिलके और समय से इस बीमारी का इलाज करना चाहिए, दिखाना चाहिए। डॉक्टर पद्मा, आपकी तरफ आना चाहूँगा मैं। हमने बात कर ली अल्जाइमर की, बहुत सारी बातें हो गई, ज़्यादातर यही सिम्टम सामने आ रहे हैं कि जो भूलने की बीमारी है उसका नाम है अल्जाइमर या डिमेंशिया। ये तो बात यहाँ पर हो गई। मैम एक तो ये बताइएगा आपके इसके अलावा ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि देखे जा सकते हैं पेशेंट में कि वो भूल नहीं रहा है, लेकिन और कुछ क्या हैं ऐसे कुछ पेशेंट सिम्टम्स जो भूलने के अलावा भी हम देख सकते हैं पेशेंट में? बिल्कुल। क्या है मैम, बताइए प्लीज हमारे प्रोग्राम देखने वालों को। वेराइटीज ऑफ डिमेंशिया जो हम बात कर रहे थे ना, एक तो अल्जाइमर्स था, ओके, बाकी भी है जी। तो बाकी में इट मे स्टार्ट विद बिहेवियर प्रॉब्लम। ओके, ये बहुत तो बिहेवियर प्रॉब्लम में बहुत शांत स्वभाव थे, अब तो सब में चिल्लाने लगे। ओके, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। दूसरा, कभी जिंदगी में वो रसगुल्ले वगैरह नहीं खा रहे थे, अब तो स्वीटी देख रहे हैं, हाँ मीठा चीज, मीठा दे दो, मीठा दे दो, मीठा जाए खा लिया। ओके, देयर इज अ पर्सनालिटी चेंज। ओके, तो ये जो पर्सनालिटी चेंजेस है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, शक करने लगते हैं, और सबसे ज्यादा शक करते हैं स्पाउस में। जी, स्पाउस में शक करना, वो भी अल्जाइमर की एक नहीं, मैं अल्जाइमर से नहीं कह रही हूँ, वैसे जो डिमेंशिया के बहुत तरीके, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया से बहुत सारे हैं। ओके, जैसे कुछ डिमेंशिया में ऐसे हो जाता है कि कुछ है ही नहीं पर वो दिखता है। वो कहते हैं कि वहाँ पे दो कबूतर बैठे हैं, कुछ है ही नहीं, अच्छा, कुछ है नहीं, वो नजर आ रहा है। तो हैलुसिनेशंस जो कहते हैं, जो मेनली विजुअल हैलुसिनेशन, समटाइम्स दे मे हियर समथिंग। तो ये कुछ हमारे ऊपर कुछ कर रहा है, ये हमारे ऊपर ये कुछ चला रहा है, चक्कर चल रहा है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, जो पर्सनैलिटी, बिहेवियर, हैलुसिनेशंस, ये जो डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद जो अब रिमेंबर एक ने मैंने कहा कि जो भी चेंजेस आते हैं और हमारे दिनचर्या में उसकी असर पड़ रहा है। ओके, कुछ होता है कि ये हो रहा है पर अपनी जिंदगी की रफ्तार भी चल रहा है, ये नहीं है। इसमें हम काम नहीं कर पाएंगे, गलती कर लेंगे। हम ऑक्यूपेशन में जाएंगे, ऑफिस में गलतियां हो रहे, कैलकुलेशन में गलतियां हो रहे, फाइनेंसेस में गलतियां हो रहे, उठपटांग हो रही है। हम ये एक तरह के आ जाते हैं कि कोई भी आए तो उसको चेक्स दे रहे हैं हम, अच्छा ले लो भाई, अच्छा हमें पैसे दे दिया। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, देयर आर लॉट ऑफ दिस व्हिच इज पार्ट ऑफ इट। जी। और कुछ भी ऐसा होता है कि हम घर से निकल गए, वापस नहीं आए, कहीं चले गए, दे वॉन्डर अराउंड, रात को उठ के चले जाएंगे। सो ये सब इसीलिए हमको पहचान में जब आए, तो इनमें केयर गिविंग की बहुत बड़ा होता है। तो ये स्टेजेस बहुत एडवांस्ड वाले नहीं है। जब एडवांस्ड हो गया तो वो तो बिस्तर पे आ जाते हैं। उनको खाना खिलाना, उनकी जो क्लीनलीनेस रखना, ये सब तो बिस्तर पे होते हैं। कहीं जाना है तो पकड़ के ले जाना पड़ता है। बट द अदर थिंग्स जो एडवांस नहीं है, उसमें तो वो लोग भाग जाते हैं, ये कर लेते हैं, बैंक चले गए, चेक्स दे दे, उसमें बहुत सारा। मैं एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं घर में, वो ठीक बिहेवियर है उनका, हमने बिहेवियर की बात की थी यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे हैं घर में जो अचानक से चीखने लगते हैं दूसरे लोगों पर, बोलने लगते हैं उनके ऊपर विदाउट एनी रीजन। यहाँ पर आप क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? देयर आर टू थिंग्स इन दिस। एक तो जो डिमेंशिया में जो ऑर्गेनिक साइकोसिस जो होता है कि साइकोटिक फीचर, साइकोसिस, एग्रेशन, ये सब तो एक तरह के साइकोसिस में आ गया, मेंटल हेल्थ में आ जाती है। इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। डॉक्टर चैटर्जी, डॉक्टर राकेश ऑल्सो विल एग्री विथ मी ऑन दिस, बिकॉज मल्टी डोमेन वाला आ जाते हैं। उसमें यू नीड अ साइकोलॉजिकल इनपुट, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, मेडिकल इश्यूज आते हैं, देयर सेवरल अदर थिंग्स। सो इसमें साइकोसिस आपने बताया, जो चिल्लाना, ये करना, एग्रेशन होना, तोड़फोड़ करना, किसी को मारना, तो वो एक तो ऑर्गेनिक, उसमें डिमेंशिया एक चीज होती है, कई दूसरे वेराइटीज में होते हैं, दूसरे कारण होता है। एक है प्राइमरी साइकोसिस। तो अगर ऐसे हुआ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फरहान जी, इग्नोर मत करना, इग्नोर नहीं करना, ये नहीं सोचना कि ऐसे हो गया है, चलो कुछ बात में ये इरिटेट हो गया, नहीं। अच्छा डॉक्टर पद्मा, मुख्तसर सा वक्त है तो एक छोटा सा मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, चाहूंगी एक शॉर्ट में आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा कि कई बार ऐसा हुआ है, मैंने सुना भी है कि बहुत से मरीज खासतौर से 70 की एज क्रॉस करने के बाद अपने आप को भी शीशे में नहीं पहचानते इस मर्ज के तहत, और ये सोचते हैं ये कौन है, और बहुत ज्यादा कि वायलेंट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है?
सो दिस इज पार्ट ऑफ द डिमेंटिंग प्रोसेस। ओके। तो बिकॉज जैसे अगेन हमने अगर बहुत सरल शब्दों में बताना है तो अगेन वी आर कमिंग बैक टू कंप्यूटर। ओके। तो अगर हम कुछ देख रहे हैं तो पहचानने की शक्ति भी हम कुछ पार्ट्स है। ओके। फेशियल रिकॉग्निशन, नेमिंग, ये सब भी रिकॉग्निशन पार्ट्स है, उसकी एसोसिएशन से उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स जाना है तो डॉक्टर चैटर्जी को भी 2 दिन लगेगा उसको एक्सप्लेन करने में। हालांकि मैं कह रही हूँ कि नहीं पहचान के वो जो संतुलन पैदा हो जाता है, क्योंकि संतुलन इसीलिए कि वो कम्युनिकेट करना चाहता है, कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे, आपको समझा नहीं पा रहे कि वो क्या गुजर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ों ये सब तो इट बिकम्स अ एगनी। तो उसमें एक तरीके की वो एक्सप्रेशन हो जाता है कि चिल्लाना, यू नो, यू बिकम एक्सप्लोसिव और दे बिलीव कि कुछ और है, कुछ और ये कुछ करने जा रहे हैं। तो ये सारे चीजें आपकी बातों में वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला है, हम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुंच गए हैं प्रोग्राम के। बस एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि सिर्फ ये बताइए कि इसके ट्रीटमेंट की शुरुआत आप कैसे करते हैं जो पेशेंट आते हैं आपके पास? तो अगर अल्जाइमर्स का ले लिया हमने जी, तो डॉक्टर चैटर्जी ने बताया जी, जैसे आप शुरुआत में कुछ मेडिसिन से शुरुआत में ही आ जाए तो अच्छा है। जो भी मेडिसिन अभी हमारे पास अवेलेबल है शुरुआत में शुरू किया उसकी रफ्तार को कम कर सकते। एडवांस में ऐसे कोई दवाई नहीं है जिसको रिवर्स कर सकते या स्टॉप कर सकते। केयर गिविंग बहुत जरूरी है। केयर गिविंग में ये दवाई के अलावा, हालांकि 4-5 आ गया अभी दवाई, कुछ बहुत महंगा है, पर दवाइयों के अलावा जो कर सकते हैं देखभाल, उसमें दवाइयाँ भी है, हमारा बिहेवियर है, उनको कैसे संभालना है। मैं इसलिए कह रही हूँ फरहान जी, मेरी मदर खुद अल्जाइमर्स थे, तो मैं केयर गिवर हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है कि टेक्स्ट बुक के अलावा जब हम उनको देखभाल करते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं बहुत सीखा है। बहुत अच्छा। तो और एक आप बर्डन मत समझना उनको, आप वो बच्चे हो गए, वो अभी हमारे बच्चे हैं, इस तरह हम उनको देख। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छी आपने बात की और वाकई में वो बच्चों की ही तरह हो जाते हैं, उन्हें संभालना हमारी एक तरीके की जिम्मेदारी बन जाती है। इसी के साथ डॉक्टर पद्मा, चलते चलते एक मैसेज जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहेंगे? तो सेम मैसेज है, ब्रेन हमारा बहुत जरूरी है, तो यूज इट या लूज इट। तो फिजिकली एक्टिव रहिए, हर वक्त कुछ सीखने की कोशिश करते रहिए। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर चैटर्जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक पैगाम दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सिम्टम्स कम रहेगा तभी आप डॉक्टर के पास जाइए। बहुत एडवांस सिम्टम्स के लिए वेट मत कीजिए। फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर डॉक्टर के पास जाने का कोशिश कीजिए। एंड सेकेंडली, अभी नया इलाज आ रहा है और हमें इस बारे में हमारे देश में भी जो रिसर्च हो रहा है, तो हमारे देश के मरीजों को भी चाहिए रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी। तो हम पूरा ही वेस्टर्न डेटा को यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे देश में रिसर्च होगा तो हमारे देश से भी नए ड्रग्स आएंगे, नए मेडिकेशंस आएंगे। जी जी, हाँ, बहुत अच्छे। डॉक्टर राकेश, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? मैडम, अल्जाइमर डिजीज में आयुर्वेद के अनुसार इसमें हम विहार के साथ साथ वैद्य रसायन हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, जिनका सेवन करके हम हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को और इस बीमारी को काफ़ी हद तक इसके प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। इसके साथ आयुर्वेद के साथ में योग और प्राणायाम के द्वारा भी हम इस तरह की जो ओल्ड एज वाली बीमारियां है, या यूँ कहें कि अल्जाइमर डिजीज है या ब्रेन से संबंधित अलग तरह के डिसऑर्डर्स है, उनको भी हम योग और प्राणायाम के द्वारा इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत खूब। अगर हम ये देखें फरहान, अगर कहा जाए कि जैसे कि डॉक्टर पद्मा ने भी कहा था कि जो वर्जिश और ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, हम देखें ना तो पुराने ज़माने के जो लोग थे वाकई में वो आज भी इतने सेहतमंद 90 साल के भी इतने सेहतमंद शायद इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल था या फिर उनकी जो दिनचर्या थी वो बहुत ही अच्छी थी। जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे समरीत। मैडम पद्मा ने एक बात बोली है, या तो आप अपने माइंड को यूज़ कर लीजिए या इसे लूज कर लीजिए, क्योंकि आप माइंड को यूज़ करेंगे तो आपका माइंड भी हमेशा सेहतमंद रहेगा और आपका पूरा साथ देगा। इसके अलावा मैडम ने एक चीज़ और बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम
हेलो डॉक्टर के हर शो में बोलते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं, वो है फिजिकल वर्क कीजिए, फिजिकल वर्क कीजिए। क्योंकि फिजिकल वर्क आपके किसी एक ऑर्गन को नहीं ठीक रखता बल्कि आपकी पूरी बॉडी को ठीक रखता है। मैडम पद्मा ने भी ये बात बोली है और रिक्वेस्ट की है कि सभी लोग प्रोग्राम देखने वाले फिजिकल वर्क का खास ख्याल रखें। अब डॉक्टर चैटर्जी की बात करेंगे। डॉक्टर चैटर्जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि रिसर्च बहुत हो रही है, उम्मीदें बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम आज है या ट्रीटमेंट का जो तरीका आज है वो कल भी रहेगा। बहुत सारी तहकीक हो रही है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट कर रही है पूरा अपना जितना भी सपोर्ट दे सकती है गवर्नमेंट उससे ज़्यादा दे रही है। लेकिन इसमें आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है, आवाम को भी पूरा साथ देना चाहिए। ये बता रहे हैं डॉक्टर चैटर्जी। डॉक्टर चैटर्जी सफदरजंग हॉस्पिटल में हैं और इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा डॉक्टर राकेश की। डॉक्टर राकेश ने वही बात बोली जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, योगा की अहमियत को समझिए। हमारे वज़ीर आज़म साहब योगा को लेकर कितना ज़्यादा हमसे कहते हैं कि हम योगा की तरफ आएँ, योगा को करें। योगा को करने के बाद हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हमारी इंटरनल जो हमारी चीज़ें हैं वो भी अच्छी रहेगी, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, हमारा माइंड अच्छा रहेगा। योगा ऐसा नहीं है कि खाली हमारी बॉडी में एक तरफ से काम करता है, योगा हर तरह से काम करता है। इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है योगा। और इसके अलावा डॉक्टर राकेश ने एक चीज़ और बोली है, जो हमारे खाने पीने की आदत है उसमें सुधार लाना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे यकीनन आपकी बेहतर सेहत रहेगी। खाली आपका माइंड ही नहीं, आपकी पूरी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा आप सेहतमंद रहेंगे। यही हमारी दुआएं हैं, यही हमारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए। इसके अलावा सबसे अहमियत वाली बात यह है कि आप लोग यहाँ अपना वक्त निकाल कर आए, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से, डीडी उर्दू की तरफ से। दोस्तों नाज़रीन, हमेशा की तरह हम आपको ये बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि अगर आपके भी जहन में, दिल में कोई भी किसी भी मर्ज से मुतालिक सवालात हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारे डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त और जाने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज की ये पेशकश बहुत ही अच्छी पेशकश रही है और उम्मीद है आपने आज की इस पेशकश से बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आपके लिए काम आएगी, आपकी बेहतर सेहत के लिए काम आएगी। फ़िलहाल के लिए डीडी उर्दू की पूरी टीम को, हेलो डॉक्टर की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर गुफ्तगू होगी किसी खास मौजू पर। तब तक के लिए अपना टिप्स ऑफ द वीक के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। आदाब। अल्जाइमर एक नफ्सियाती बीमारी है। अल्जाइमर के मरीज को दवा के साथ साथ देखभाल की भी जरूरत होती है। नींद की कमी या जहनी बेचैनी होने पर डॉक्टर से रुजू करें। अल्जाइमर के मरीज को तन्हा न छोड़ें। अल्जाइमर के मरीज को सेहतमंद खुराक दें और हल्की वर्जिश करवाएं। अल्जाइमर से मुतासिर शख्स की साफ सफाई का खास ख्याल रखें। अल्जाइमर से बचाव के लिए मछली, ताज़ा फल और सब्जियां खाएं। अल्जाइमर से बचने के लिए सरगर्म रहें और दोस्तों से भी राब्ता रखें। हमारे घर के सामने वाले पेड़ काटने कुछ लोग आए थे।